गांव के अंदर 1 2 से 3 साल से छोड़ा हुआ पुराना कुआं था। उसके मुंह पर हरे पत्थर की सिल ढकी हुई थी। रात में वहां से गुजरने वाले लोग कहते थे कि कभी कभी कुएं के अंदर से किसी औरत की दर्द भरी रोने की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए सब लोग कहते थे कि उस कुएं के अंदर कोई अशुभ चीज दबाई गई है। अरे मोहन, अभी जो शर्त लगी थी तू हार गया। जा उस पुराने कुएं के चारों तरफ 3 चक्कर लगा। ठीक है, लगाऊंगा। शर्त हारी है तो मानूंगा। मैं हिम्मत करके कुएं के पास झुका और गर्दन घुमाकर उस पत्थर की सिल के छोटे से छेद से अंदर देखा। अचानक मेरी नजर मिली एक ऐसी आंखों से जिनमें सिर्फ सफेदी थी, पुतली बिल्कुल नहीं थी। मोहन डर के मारे जोर से चिल्लाया और बिना पीछे देखे सीधे घर भाग गया। जिस लाश को उसने देखा था वह मेरे घर से करीब 2 किलोमीटर दूर रहने वाले रामलाल चाचा की थी। उनकी हालत बेहद डरावनी थी। आंखें बाहर निकली हुई पुतलियां ऊपर पलटी हुई, सिर्फ सफेदी बची। गले पर गहरे नीले निशान, सिर में मुट्ठी जितना बड़ा छेद, हाथ पैर तोड़कर अजीब तरीके से मोड़ दिए गए थे और उस हालत में उन्हें जबरदस्ती कुएं में ठूंस दिया गया था। अरे मोहन, इधर आ, कहाँ भाग गया था तू? मेरा बाप रामू बहुत गुस्सैल इंसान था। 2-4 बात गलत हुई नहीं कि हाथ उठा देता था। माँ के मरने के बाद घर में रखी उसकी चीजों को किसी ने छुआ तक नहीं था। अब जब भी बाप गुस्सा करता तो मेरा पूरा शरीर डर से कांपने लगता था। मैं डरते डरते बोला, मैं अभी लीला और बाकी दोस्तों के साथ उस पुराने कुएं के पास खेल रहा था। वहाँ मैंने कुछ देखा। क्या देखा? मैं छुपा नहीं पाया और रामलाल चाचा की मौत की हालत एक एक करके सब बता दी, यहाँ तक कि उनके टूटे हुए हाथ पैर का हाल भी। क्या तू कह रहा है कि रामलाल चाचा मर गए और उनकी लाश कुएं में फेंकी गई है? तू घर में ही रहना, बाहर कदम रखा तो टांग तोड़ दूंगा। इतना कहकर रामू बिना पीछे देखे सीधे उस पुराने कुएं की तरफ भागा। उसकी पीठ देखकर लग रहा था जैसे उसके पीछे कोई चीज लगी हो। इतने सालों में गांव में कभी ऐसी घटना नहीं हुई थी। रामलाल चाचा की मौत की खबर आधे दिन में पूरे गांव में फैल गई। यहाँ तक कि गांव के आखिरी छोर पर रहने वाली बूढ़ी अम्मा को भी पता चल गया। सब लोग गांव के सभा भवन में इकट्ठा हुए। यह वही जगह थी जहाँ गांव के फैसले लिए जाते थे। इस बार रामलाल चाचा की लाश को एक काले ताबूत में रखकर बीच में रखा गया। ताबूत के सामने 2 कटोरी चावल रखे थे जिन्हें किसी ने छुआ तक नहीं था। रामलाल चाचा गांव के सबसे अमीर आदमी थे, लेकिन वो मशहूर थे कि वो उम्र भर कुंवारे ही रहे। 40 साल से ज्यादा उम्र हो गई थी, शादी नहीं की। कुछ साल पहले वो बाहर काम करके एक खूबसूरत औरत को घर लाए थे, लेकिन वो 2 महीने भी नहीं रही और अचानक गायब हो गई। किसी को नहीं पता वो कहाँ गई। गांव के लोग शांत हो गए। तभी किसी ने कहा, जिस इंसान की मौत ऐसे होती है उसके दिल में बहुत गुस्सा और बदला होता है। वो आसानी से भूत बन जाता है और वापस आकर अपने कातिल से बदला लेता है। सब लोग डर गए। तो अब क्या करें? मेरा घर तो उसके घर के पास है, रात में तो हम बर्बाद हो जाएंगे। गांव के प्रधान ने कहा, अगर उसकी आत्मा को दबाना है तो हमें एक ऐसे लड़के की जरूरत है जिसमें जोरदार जीवन शक्ति हो, यानी एक कुंवारा लड़का, और जितना छोटा होगा उतना अच्छा। जैसे ही प्रधान ने ये कहा, गांव वाले अपने अपने बच्चों को पकड़कर तुरंत बाहर भाग गए। यहाँ तक कि जो बच्चे रोज डांट खाते थे उन्हें भी उनके बाप खींच कर ले गए। कुछ ही पल में पूरे सभा भवन में सिर्फ मोहन अकेला बच्चा बचा। तभी उसका बाप बोला, प्रधान जी, मेरा मोहन बहादुर है, ये कर लेगा ये काम, ये कुंवारा भी है, काम संभाल लेगा। प्रधान ने थोड़ी देर सोचा, हम ठीक है, किसी तरह काम चल जाएगा, तू जा, मैं यहाँ देखता हूँ। रामू तुरंत झुककर धन्यवाद करता हुआ वहाँ से चला गया। अब सभा भवन में सिर्फ मोहन, प्रधान और वो काला ताबूत रह गए। श्राद्ध का कमरा बहुत साधारण था। ताबूत के एक तरफ एक अखंड दीपक जल रहा था। उसकी नारंगी लौ हिल रही थी और ताबूत की परछाई को बहुत लंबा कर रही थी। अभी पूरी तरह अंधेरा भी नहीं हुआ था, लेकिन गांव के सारे घर पहले ही दरवाजे बंद कर चुके थे। सभा भवन का दरवाजा खुला था और गर्मियों की हवा अंदर आकर दीपक की लौ को लगातार हिला रही थी। प्रधान ने कहा, तुझे कुछ नहीं करना, बस इस दीपक को देखते रहना, ये बुझना नहीं चाहिए। अगर ये जलता रहा तो तू सुरक्षित रहेगा। मोहन दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठ गया और दीपक को सामने रखकर उसकी रक्षा करने लगा। पीछे से हवा की आवाज आ रही थी, जैसे कोई रो रहा हो। वह अंदर से बहुत डर गया था। वह धीरे से बोला, रामलाल चाचा, मैंने आपको नहीं मारा। अगर बदला लेना है तो असली कातिल से लो, मेरे पास मत आना। उसकी पीठ पूरी पसीने से भीग गई थी। ठंडी हवा लगते ही पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए और उसकी नजरें बस उस जलते हुए दीपक पर टिकी हुई थीं। लेकिन आधी रात के बाद उसे बहुत ज्यादा नींद आने लगी। वह दीपक के पास जमीन पर सिकुड़ कर बैठा था और कब उसकी आंख लग गई उसे खुद पता ही नहीं चला। आधे होश में ही था कि अचानक एक ठंडी डरावनी हवा चली, जिससे मोहन कांप उठा। हालांकि वह पूरी तरह जागा नहीं था, लेकिन दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें अपने आप थोड़ी सी खुल गईं। उसने आंखों की छोटी सी दरार से देखा। एक लंबे बालों वाली सफेद कपड़े पहने औरत ताबूत के पास सिर झुकाकर खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। मोहन के मन में डर की आवाज गूंजने लगी, मैंने भूत देख लिया, मैंने सच में भूत देख लिया। वह जमीन पर जड़ हो गया। हाथ पैर जैसे पत्थर के हो गए थे, बस उसकी आंखें ही हल्की हल्की हिल पा रही थी। तभी वो चुड़ैल जैसे उसकी सांसों की आवाज सुन गई। अचानक उसने गर्दन घुमाकर सीधे मोहन की तरफ देखा। मोहन ने देखा उस औरत की आंखों में सिर्फ सफेदी थी, पुतली बिल्कुल नहीं। ये देखकर वह इतना डर गया कि वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मोहन की आंख खुली तब सुबह होने वाली थी। गांव के बाहर से मुर्गे की बांग की आवाज आ रही थी। वह घबराकर उठ बैठा, चारों तरफ देखा। वो सफेद कपड़ों वाली औरत गायब थी। ताबूत भी अपनी जगह सही सलामत था। मोहन ने सोचा, क्या ये सब एक बुरा सपना था? लेकिन जैसे ही उसने सिर घुमाया उसकी रूह
कांप गई। ताबूत के नीचे रखा अखंड दीपक बुझ चुका था। मोहन डर के मारे घुटनों के बल बैठ गया। रामलाल चाचा माफ कर दो, मैं जानबूझकर नहीं सोया था। आप भूत बनकर मेरे पास मत आना। तभी पीछे से आवाज आई, अरे मोहन, तू जमीन पर बैठकर क्या कर रहा है? पूरी रात कुछ हुआ तो नहीं? दीपक तो नहीं बुझा था ना? मोहन घबरा गया लेकिन झूठ बोल दिया, नहीं कुछ नहीं हुआ, मैंने पूरी रात पहरा दिया। दीपक भी जल रहा था, बस थोड़ा नींद आ रही थी। गाँव के प्रधान ने कहा, अच्छा तूने मेहनत की है, जा घर जाकर आराम कर, तेरे बाप से मैं बात कर लूंगा, आज रात फिर आ जाना, बस एक और रात पहरा देना है। मोहन ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया और वहाँ से ऐसे भागा जैसे जान बचाकर भाग रहा हो। उसे डर था कि कहीं प्रधान को सच पता न चल जाए। पूरा दिन मोहन डरा हुआ रहा, उसके दिल में डर बैठ गया था। शाम को खाना खाने के बाद उसका बाप रामू उसे फिर से सभा भवन छोड़ आया। इस बार अंदर सिर्फ प्रधान था। प्रधान इस गांव का असली रहने वाला नहीं था। सुना था कि पहले वो किसी फैक्ट्री में अफसर था, फिर किसी गलती की वजह से यहाँ भेज दिया गया, लेकिन इन सालों में उसने गांव को अच्छे से संभाल लिया था और उसे कुछ अजीब सी विद्या भी आती थी, इसलिए गांव वाले उसका बहुत सम्मान करते थे। रामू बोला, प्रधान जी, ये जो आप कह रहे हैं कि मेरा बेटा भूत को संभाल लेगा, अगर काम नहीं किया तो क्या होगा? प्रधान ने आंखें तरेरी, इतनी चिंता क्यों कर रहा है? कहीं तू ही तो कातिल नहीं है? रामू घबरा गया, नहीं, मैं तो इतना डरपोक हूँ कि मुर्गा तक नहीं काट सकता, इंसान कैसे मारूंगा? मोहन पीछे खड़ा सब देख रहा था। वह सोच रहा था, जब ये मुझे बेल्ट से मारता है तब तो इतना डरपोक नहीं लगता। रामू ने उसकी नजर पकड़ ली, थोड़ा बहाना बनाकर वहाँ से निकल गया। प्रधान ने मोहन से कहा, डर मत, अगर तेरा बाप फिर मारे तो मुझे बता देना। माँ के मरने के बाद पहली बार किसी ने उससे इतना प्यार से बात की थी। मोहन के दिल में हल्का सा सुकून आया। दूसरी रात पहरा देते समय मोहन ने पिछली गलती से सीख लिया था। अब वह सोने की हिम्मत नहीं कर रहा था। नींद आती तो खुद की जांघ जोर से काटता, दर्द से चेहरा बिगड़ जाता, लेकिन फिर भी नहीं सोता। आधी रात के बाद अचानक उसे टक 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 कदमों की आवाज सुनाई दी। वह आवाज छत के ऊपर से आ रही थी। मोहन ने ऊपर देखा, आवाज ही ताबूत के ऊपर रुक गई। वही कल वाली भूतनी थी। मोहन ने खुद से कहा, अगर मैं ना देखूं, ना सुनूं, तो वो मुझे नहीं ढूंढ पाएगी। कुछ सेकंड के लिए आवाज बंद हो गई, फिर अचानक वो आवाज मोहन के पीछे आ गई। एक ठंडी हवा चली और उसे हल्की फूलों की खुशबू आई, वही खुशबू जो कल उस भूतनी से आ रही थी। अब मोहन समझ गया, कल रात सपना नहीं था। जब तक कदमों की आवाज पूरी तरह गायब नहीं हो गई, वह हिलने की हिम्मत नहीं कर पाया। धीरे धीरे उसने सिर उठाया और फिर से देखा, दीपक फिर से बुझ चुका था। सुबह प्रधान ड्यूटी बदलने आया। उसने देखा मोहन की आंखें सूजी हुई थी, चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। वह घबराकर बोला, अरे मोहन, ये क्या हालत बना रखी है? क्या हुआ तुम्हें? मोहन अब और सहन नहीं कर पाया। उसने रात में जो कुछ देखा था, भूतनी, दीपक का बुझना, यहाँ तक कि वो फूलों की खुशबू तक, सब कुछ बता दिया। प्रधान कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, लगता है ये सब किस्मत में ही लिखा था। तू पहले घर जा, यहाँ मैं संभाल लूंगा। मोहन ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन जब वह प्रधान के पास से गुजरा, उसे फिर से वही हल्की सी जानी पहचानी फूलों की खुशबू आई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये खुशबू बिल्कुल वही है जो उस भूतनी से आ रही थी। दीपक बुझने की बात पता नहीं कैसे पूरे गांव में फैल गई। गांव में डर का माहौल बन गया। रात होते ही कोई घर से बाहर नहीं निकलता। सबको डर था कि रामलाल चाचा की आत्मा कहीं मिल न जाए। उस रात मोहन का बाप रामू शराब पीकर आया। वह गुस्से में चिल्लाया, निकम्मे, एक दीपक भी नहीं संभाल पाया, तुझे पैदा ही क्यों किया? उसी वक्त मार देना चाहिए था। तू भी अपनी उस मर चुकी माँ जैसा ही बेकार है। रामू ने बेल्ट उठाई और मोहन को बेरहमी से मारने लगा। बेल्ट की मार से उसके शरीर पर खून की लकीरें पड़ गईं। मोहन दर्द से जमीन पर सिकुड़ गया, लेकिन ना भागा, ना चिल्लाया। तभी किसी ने चिल्लाया, बस करो, मार डालोगे क्या उसे? गांव में बाप का बेटे को मारना आम बात थी, लेकिन रामू जैसे बेरहमी से मारना पहली बार देखा गया था। पड़ोसी इकट्ठा हो गए और उसे रोकने लगे। रामू गुस्से में बोला, मैं अपने बेटे को मार रहा हूँ, तुम लोगों को क्या? तभी प्रधान आगे आया और बोला, अगर तुमने इसे मार दिया तो इसकी माँ की आत्मा को कितना दुख होगा। रामू हंसते हुए बोला, मर जाए तो मर जाए ये निकम्मा, अगर इतना ही प्यार है तो तुम ही ले जाओ इसे, वैसे भी तुम्हारी ना बीवी है ना बच्चा। प्रधान कुछ देर चुप रहा, फिर उसने रामू की तरफ गहरी नजर से देखा और मोहन को उठाकर अपने साथ ले गया। मोहन प्रधान के कंधे पर था। उसने पीछे मुड़कर देखा, रामू कुर्सी पर बैठ की बोतल से लगातार पी रहा था। मोहन के दिल में दर्द हुआ। वह धीरे से बोला, क्या मेरे पापा अब मुझे नहीं चाहते? प्रधान ने उसे प्यार से कहा, शांत रह, कुछ दिन मेरे घर रह ले, जब तेरे बाप का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब मैं तुझे वापस छोड़ दूंगा। मोहन प्रधान के सीने से लग गया। उसे अपनी माँ की याद आ गई। जब माँ जिंदा थी वो भी उसे ऐसे ही प्यार से चुप कराती थी। जब भी बाप मारता था माँ उसे बचाने आ जाती थी, लेकिन फिर एक दिन माँ अचानक मर गई। मोहन को वो दिन याद आया। उस दिन तेज बारिश हो रही थी। रामू पीकर घर आया, नशे में धुत था। उसने दरवाजे के पीछे से एक लोहे की छड़ उठाई और बिना कुछ बोले मोहन की माँ पर वार कर दिया। मोहन उस समय दूसरे कमरे में था। माँ की चीख सुनकर दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ का सिर पीछे से बुरी तरह कुचल गया था। खून चारों तरफ फैला हुआ था। माँ ने आखिरी बार मोहन की तरफ देखा और दम तोड़ दिया। रामू का नशा उतर गया। उसने मोहन को दरवाजे पर खड़ा देखा और धमकाया, अगर तूने किसी को बताया तो तुझे भी मार डालूंगा। उस समय मोहन सिर्फ 7 से 8 साल का था। डर के मारे कुछ नहीं बोला। रामू ने उसी रात सबूत मिटा दिए और गाँव वालों से कहा उसकी माँ बीमारी से मरी है। यहाँ तक कि उसने अंतिम संस्कार भी किया और लोगों से पैसे
पैसे भी ले लिए। प्रधान मोहन को अपने घर ले आया। उसने दवा लगाकर उसके घाव साफ किए। मोहन एक स्टूल पर बैठा था। उसके शरीर पर पुराने और नए घावों के निशान भरे थे। प्रधान की आंखों में दर्द था। उसने पूछा, दर्द हो रहा है? फिर मोहन ने पूछा, प्रधान जी, क्या मरने के बाद इंसान सच में भूत बन जाता है? क्या रामलाल चाचा सच में कातिल से बदला लेंगे? प्रधान ने पूछा। तू ये क्यों पूछ रहा है? मोहन बोला, मुझे लगता है मेरे पापा ही रामलाल चाचा के कातिल हैं। आज उन्होंने मुझे इसलिए मारा क्योंकि उन्हें डर है कि रामलाल चाचा भूत बनकर उन्हें ढूंढेंगे। प्रधान हल्का सा मुस्कुराया। अरे, हमारे मोहन में तो जासूस बनने की काबिलियत है, लेकिन ये बड़े लोगों की बातें हैं। तुझे अभी बस आराम करना चाहिए। उसने मोहन को साफ कपड़े दिए और सोने के लिए भेज दिया। मोहन बिस्तर में लेटा और तभी उसे फिर वही हल्की फूलों की खुशबू आई और वो खुशबू भूतनी और प्रधान दोनों से मिलती जुलती थी। रामलाल चाचा की शादी नहीं हुई थी, इसलिए उनकी लाश 3 दिन तक सभा भवन में रखी गई। फिर प्रधान के नेतृत्व में उन्हें दफना दिया गया। मोहन ने सोचा अब सब खत्म हो गया, लेकिन दफनाने के अगले ही दिन गांव में फिर एक मौत हो गई। इस बार मरा था शिवलाल काका। वह अपनी कुर्सी पर बैठा मिला, दोनों हाथों से अपना ही गला दबाए हुए। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था, मुंह खुला हुआ था और उसके पास वाली कुर्सी पर रामलाल चाचा की लाश बैठी थी। उसकी उंगलियों में ताजी मिट्टी लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद अपनी कब्र से बाहर निकलकर आया हो।